ओके, तो आज की क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंजाइम्स। एंजाइम्स के क्वेश्चंस क्या क्या आए हुए हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। तो आप लोग देखोगे एक शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछा जाएगा बेसिक, जैसे कि हेलो एंजाइम के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। होलो एंजाइम, होलो एंजाइम के बारे में पूछा गया है, एपो एंजाइम, प्रोस्टेटिक ग्रुप, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं इस टाइप से आपसे वो पूछा जाएगा। एक्टिव साइट्स ऑफ एन एंजाइम, मोनोमेरिक ओलिगोमेरिक एंजाइम, मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस, एलोस्टेरिक एंजाइम्स, लाइजेजेस। तो इस टाइप के शॉर्ट नोट्स कुछ भी आ सकता है सिलेबस से आपके। फिर इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, रिलेशनशिप बिटवीन को एंजाइम्स एंड विटामिन, को एंजाइम्स एंड को फैक्टर, या फिर को फैक्टर इनऑर्गेनिक आयंस के बारे में डिस्कस करना है जो कि को फैक्टर की तरह काम करते हैं। फिर बेसिक व्हाट इज एन एंजाइम, किस कंडीशन में अपनी एक्टिविटी लॉस कर जाते हैं, उसका स्ट्रक्चर और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है एंजाइम का, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैसे काम करता है, हाउ डू एंजाइम चेंज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अ रिएक्शन। फिर एंजाइम को क्लासिफाई भी करने का क्वेश्चन आया हुआ है। फिर ये एंजाइम्स किसी इनहिबिटर से इनहिबिट भी हो जाते हैं तो कितने टाइप के इनहिबिशंस होते हैं, कुछ उसके प्रिंसिपल। और फिर माइकल्स मेंटेन इक्वेशन। ठीक है, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं और होपफुली इन्हीं में से कुछ ना कुछ आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। आप लोगों को वॉइस आ रही है? आप लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं कुछ किसी को, स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैं ये जो अभी आप देखेंगे कि बार बार से वही कॉन्सेप्ट रिपीट होते रहते हैं। जो जैसे कि कोफैक्टर क्या है, एपोएंजाइम क्या है, कोएंजाइम क्या है, यही सब चीजें बार बार पूछी जाती है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरीकों से इसको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये काफी कुछ मतलब सिमिलर ही रहेगा जो टॉपिक्स हैं। तो अभी शुरू करते हैं होलो एंजाइम के बारे में। होलो एंजाइम क्या है? होलो एंजाइम इज द कंप्लीट फंक्शनल फॉर्म ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम को एक दूसरा नाम दिया जाता है होलो एंजाइम। होलो एंजाइम मतलब होल एंजाइम, पूरा के पूरा एंजाइम। तो एंजाइम है तो ये कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग है स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन। तो होलो एंजाइम और कुछ नहीं है, इट्स अनदर नेम ऑफ एंजाइम। और एक होलो एंजाइम के अंदर अगर हम लोग देखें तो कुछ पार्ट से वो मिलके बना हुआ होता है। यहाँ पे हम देखें कि होलो एंजाइम कंटेन्स ऑल सब यूनिट्स रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। तो जितने भी सब यूनिट्स, प्रोटीन सब यूनिट्स चाहिए उसको अपने काम करने के लिए, वो सब में पाया जाता है। तो अलग अलग मल्टी कंपोनेंट एंजाइम जैसे डीएनए पॉलीमरेज, 3 आरएनए पॉलीमरेज, ये एग्जांपल दिया हुआ है। होलो एंजाइम दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यानी मैंने फिगर भी लगा रखा है। दिस इज, मान लीजिए ये पूरा होलो एंजाइम है, इसके अंदर ये सारे पार्ट्स हैं। ये जो पिंक वाला पार्ट है, व्हाट इज दिस? दिस इज द एपो एंजाइम। ठीक है, ये वाला एपो एंजाइम का पार्ट है, ये यहाँ पे आ गया। फिर इसी के साथ आपको क्या मिलेगा, एक कोएंजाइम मिलेगा जो इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, और इसी कोएंजाइम के अंतर्गत एक कोफैक्टर आएगा। ठीक है, तो एक कार्टून के रूप में यहाँ पे इसको भी दिखाया गया है। तो होलो एंजाइम हैज टू कंपोनेंट्स, एपोएंजाइम्स एंड कोफैक्टर। जैसे कि मैंने बताया कि इट्स एक्टिव फॉर्म ऑफ एन एंजाइम। एक्टिव फॉर्म का मतलब कि वो, उसके अंदर दोनों ही चीजें पाई जाएंगी, प्रोटीन कंपोनेंट भी होगा और नॉन प्रोटीन कंपोनेंट भी होगा, और वो कैटालिटिक एक्टिविटी शो कर सकता है, एक्टिव फॉर्म है वो। तो प्रोटीन कंपोनेंट क्या है? दैट इज द एपोएंजाइम पार्ट। नॉन प्रोटीन कंपोनेंट क्या होता है? दैट इज द कोफैक्टर या फिर कोएंजाइम। तो इस वाले में होलो एंजाइम में दो पार्ट पाए गए, एक एपोएंजाइम और एक कोफैक्टर। एपोएंजाइम क्या है? दिस इज द प्रोटीन पार्ट और दिस वन इज द नॉन प्रोटीन पार्ट। एपोएंजाइम इज द प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम विच इज द एंजाइमेटिकली इनएक्टिव विदाउट द कोफैक्टर। अगर हम लोग देखें ये दोनों ही फैक्टर साथ में होंगे तभी ये पूरा का पूरा ये काम कर पाएगा, होलो एंजाइम काम कर पाएगा। ए कोफैक्टर इज द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द होलो एंजाइम विच इज एसेंशियल फॉर इट्स एक्टिविटी। कोफैक्टर के एग्जांपल यहाँ पे कुछ दे रखे हैं, इट कुड बी मेटल आयंस या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकता है। कुछ एग्जांपल जो आपको लिखना होगा, अभी ये कोएंजाइम और कोफैक्टर फिर से पूछा जाएगा, वही चीज दोबारा से रिपीट होगी। तो एक बार इसको आप याद कर लेंगे तो वही चीज उसमें भी आप लिख पाओगे।
और हम लोग ये देखते हैं मोस्ट ऑफ द कोएंजाइम्स आर डिराइव्ड फॉर विटामिन, और इसीलिए हमें विटामिन वगैरह की जरूरत पड़ती है अपने नॉर्मल बायोकेमिकल फंक्शन करने के लिए। दे एक्ट एज ए ट्रांजिएंट कैरियर ऑफ ग्रुप्स एंड ट्रांसफर दीज ग्रुप्स इन अ बायोकेमिकल रिएक्शन। तो वो एक करियर की तरह काम करते हैं और बायोकेमिकल रिएक्शन में ग्रुप्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। और क्या हेल्प करते हैं, कौन कौन से कोफैक्टर क्या हेल्प करते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। कोएंजाइम ए जो है आप जानते हो, जिससे डिराइव बाय पेंटोथेनिक एसिड एंड कैरिड एसाइल ग्रुप। फिर फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एफएडी डिराइव फ्रॉम विटामिन बी 2 राइबोफ्लोविन। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिच कंपोनेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखेंगे ये भी जो है हाइड्राइड डिराइव फ्रॉम निकोटिनिक एसिड विटामिन से डिराइव्ड हुआ है और इससे कैरीज हाइड्राइड आयन। A prostatic group is a cofactor bound to the apoenzyme very tightly। एक प्रोस्टैटिक ग्रुप अभी हम लोग देखेंगे, प्रोस्टैटिक ग्रुप का भी ये एपोएंजाइम से कोवैलेंटली काफी टाइट बाइंड होता है, ऑफन बाउंड विद कोवैलेंटली। एग्जांपल्स ऑफ प्रोस्टैटिक ग्रुप इंक्लूड हीम प्रोस्टैटिक ग्रुप, जैसे हीमोग्लोबिन में आप देखते हो हीम प्रोस्टैटिक ग्रुप पाया जाता है। ये अलग अलग इनऑर्गेनिक आयंस हैं और ये अलग अलग एंजाइम्स में क्या उनका पार्टिसिपेशन है, कैसे वो लिंक करते हैं किस एंजाइम से, वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये आपने एंजाइम क्या क्या दे दिया इसमें, होलो एंजाइम बता दिया, क्या क्या कंपोनेंट है और उन कंपोनेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपने डिस्कस कर लिया। ये फिगर आप लोग बना सकते हो। फिर आते हैं एपो एंजाइम और एपो प्रोटीन के बारे में, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में कि ये जो है मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट कैटालिटिक आरएनए राइबोजाइम्स जो होते हैं उसको छोड़ के। Apoenzymes are apoprotein are those enzymes which require an organic or inorganic cofactor perform their specific function but do not have one bound। तो ये एपोएंजाइम को हमेशा एक इनऑर्गेनिक कोफैक्टर की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि एपोएंजाइम अकेला काम नहीं करेगा, इसको कोफैक्टर या कोएंजाइम की जरूरत पड़ेगी ये काम करने के लिए। तो ये एक कैटालिटिक यूनिट कह सकते हो इसको एंजाइम का। इन अदर वर्ड दे लैक नेसेसरी कोफैक्टर परफॉर्मिंग देयर स्पेसिफिक फंक्शन बिकम्स एंजाइमेटिकली एक्टिव व्हेन बाउंड टू इट्स कोफैक्टर और होलो एंजाइम बन जाता है। तो एपो एंजाइम क्या काम करता है, एपो एंजाइम प्रोटीन कंपोनेंट तो है लेकिन वो क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर द एंजाइम्स एक्टिव साइड। तो हम लोग जो एक्टिव साइड बोलते हैं वो यही एपो एंजाइम एक्चुअली होता है, वो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है एंजाइम की एक्टिविटी के लिए, वेयर कैटालिटिक एक्टिविटी टेक्स प्लेस। यहाँ पे मैंने ये दिखा रखा है आपको एंजाइम। तो ये एक एपो एंजाइम का उदाहरण हो गया, जिसे प्रोटीन पोर्शन इनएक्टिव है और जब इसके साथ कोफैक्टर मिलेगा या कोई है तो ये पूरा एक्टिव बन जाएगा, पूरा एंजाइम एक्टिव हो जाएगा और ये सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके फिर ये रिएक्शन कर देगा। द कोफैक्टर और कोएंजाइम ऑन द अदर हैंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एंजाइमेटिक कैटालिटिक फंक्शन बाय असिस्टिंग। कैसे करता है वो, सबस्ट्रेट बाइंडिंग। पहले ये सबस्ट्रेट के साइड बाइंड करेगा, फिर अलग अलग प्रकार के केमिकल रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और फिर वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अब जो कोफैक्टर इसके साथ नेसेसरी होते हैं वो फिर से वही जो मैंने अभी पहले रिपीट किया था वो फिर से आया हुआ है। कोफैक्टर प्रेजेंस इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग, इट इनहेंसेस द कैटालिटिक फंक्शन। अब कौन कौन से कोफैक्टर हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो कहने का मतलब ये है कि कोफैक्टर को आप यहाँ पे देखोगे बार बार वो रिपीट हो रहा है, एक बार आप याद करेंगे तो उसी में सब में आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। क्यों, जैसे मान लीजिए होलो एंजाइम आता है तो उसमें भी कोफैक्टर है तो वहां पे भी आप कोफैक्टर लिखेंगे। एपो एंजाइम आता है तो वहां पे भी कोफैक्टर है, फिर से आपको लिखना पड़ेगा कोफैक्टर। तो ये सब उसमें आपको डालना होगा। तो फिर इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में जैसे कि एग्जाम्पल में दे दिया, मैग्नीशियम, जिंक, आयन, आयरन, दीज आर द इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। ऑर्गेनिक कोफैक्टर में क्या हो गया, जो हम लोगों ने एफएडी एनएडी वगैरह बताया था वो हो गया। तो इस तरह से ये चीजें हो गई। So it is important to note all enzymes require cofactor or coenzymes to be active. Some enzymes are capable of catalyzing reactions without only their protein with only their protein part। तो ये बहुत सिंपल एंजाइम्स होते हैं, सिंपल एंजाइम बोलते हैं इनको, और इनको अपनी एक्टिविटी करने के लिए किसी कोफैक्टर की जरूरत नहीं होती है। तो एंजाइम्स दैट डू नॉट रिक्वायर एनी कोफैक्टर उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल एंजाइम्स, और एग्जांपल यहाँ पे दे दिया गया है। Okay, now let's move on to the next important question, coenzyme and cofactor. What is the difference between coenzyme and cofactor?
राइट अबाउट द इनऑर्गेनिक आयंस दैट सर्व एज कोफैक्टर फॉर द एंजाइम्स। वही क्वेश्चन, कोफैक्टर कितने प्रकार के होते हैं अभी हम लोगों ने देखा था, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, इस टाइप से वही चीजें वापस से यहाँ पे पूछा जा रहा है, बार बार उसी क्वेश्चन को रिपीट हो रहा है लेकिन अलग अलग टाइप से। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को स्टूडेंट्स? कैन यू हियर मी स्टूडेंट्स? सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। और ये पिक्चर ये दिख रहा है, पीडीएफ आपको सही से क्लियर दिख रही है स्टूडेंट्स? कैन यू सी दिस पीडीएफ? यस सर। अच्छा चलो ठीक है। तो यहाँ पे एक पिक्चर मैंने लगा रखी है, ओवरऑल ओवरव्यू फ्लो डायग्राम टाइप का, ये आप मान के चलिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, उसको याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये पिक्चर है। जैसे आप देखिए, एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं? होलो एंजाइम। कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, मल्टी मतलब कंपोनेंट्स के बन सकते हैं होलो एंजाइम्स। और होलो एंजाइम्स कैसे बनता है? अभी हम लोगों ने देखा था, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। अब जो एंजाइम बिना कोफैक्टर के काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल एंजाइम। तो अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे पेप्सिन और ट्रिप्सिन। फिर यहाँ पे कोफैक्टर भी दो टाइप के देख रखे हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप वाला और कोएंजाइम वाला। ठीक है, तो ये क्या है अभी हम लोग देखेंगे इसको। ये आर स्मॉल इनऑर्गेनिक आयन और एटम यूजली टाइटली बाउंड टू एपोएंजाइम, और ये लूजली बाउंड टू एपोएंजाइम। यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। ये लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं इसीलिए लूजली बाउंड टू एपोएंजाइम है, और ये छोटे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि बहुत ही टाइटली बाइंड होते हैं। तो दोनों ही ये कोफैक्टर हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इस वाले को रिपीट करके बार बार पॉइंट्स को आप जान पाओगे। तो बोथ कोफैक्टर एंड कोएंजाइम्स, कोफैक्टर एंड कोएंजाइम्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एंजाइम के लिए। अब इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है ना? तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कोफैक्टर और कोएंजाइम्स ओनली अटैच टू द टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड एंजाइम कंटेनिंग नॉन प्रोटीन रीजन। जबकि सिंपल एंजाइम क्या होते हैं, उसमें इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। सबसे पहला पॉइंट यही आपका बन गया कि को एंजाइम आपके कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स, जिसमें कि नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत होगी, उसमें जुड़ेंगे। जबकि सिंपल एंजाइम्स में इनकी जरूरत नहीं होगी कैटालिटिक एक्टिविटी के। अब क्या है कोफैक्टर क्या है? सबसे पहले हम लोग आते हैं कोफैक्टर पे, इस वाले पार्ट पे। ठीक है, कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट हो गया। तो इट्स ए स्मॉल नॉन प्रोटीनस सब्सटेंस। इट हेल्प्स act like a accessory molecules that associates with enzymes। तो ये एक नॉन प्रोटीन पार्ट है और ये एक एक्सेसरी मॉलिक्यूल की तरह एंजाइम के साथ जुड़ता है और उसको हेल्प करता है उसका काम करने में। अब ये जुड़ता किसके साथ है? एपो एंजाइम के साथ। ठीक है, तो एन एंजाइम विदाउट कोफैक्टर इज कॉल्ड एपो एंजाइम। कोफैक्टर्स आर नेसेसरी टू ब्रिंग इनएक्टिव एपो एंजाइम टू एन एक्टिव स्टेट। वही चीजें हैं, बार बार अलग टाइप से आप उसको बताते जा रहे हो, लाइनें आपकी बढ़ती जा रही हैं। तो इसको आप इस टाइप से भी कर सकते हो कि को फैक्टर आर नेसेसरी टू ब्रिंग एन इनएक्टिव एंजाइम एपोएंजाइम टू एन एक्टिव टू एक्टिव स्टेट, इनएक्टिव टू एक्टिव स्टेट। और उसको क्या बोलेंगे? होलो एंजाइम। वही चीज हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। दस ए को फैक्टर इज एसेंशियल फॉर फंक्शनिंग ऑफ एन एंजाइम। अब यहाँ पे मैंने एक फिगर बना दिया है, इसको भी आप अपना बना सकते हैं वहाँ पे फिगर वगैरह से, जिससे कि डायग्राम आपका वो लगे। यहाँ पे आपको इस टाइप से दिया हुआ कि ये इनएक्टिव है, दिस इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विदाउट कोएंजाइम। अब यहाँ से को फैक्टर आ गया और ये एक्टिव हो गया, कंपाउंड कैन नॉट बाइंड टू। अब यहाँ पे अगर को फैक्टर नहीं है तो क्या है? ये इसके साथ बाइंड ही नहीं करेगा, ये इनएक्टिव फॉर्म रहेगा। सबस्ट्रेट आता भी है तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। लेकिन जब को एंजाइम जुड़ जाता है एंजाइम के साथ तो क्या हो जाता है? ये एक्टिव फॉर्म बन जाता है। और फिर कोई सबस्ट्रेट आता है तो वो रिएक्शन करके पूरा का पूरा वो रिएक्शन कंप्लीट हो पाती है। फिर आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कोफैक्टर पे। कोफैक्टर हम लोग जान लिए कि दिस इज द नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि आपका एपो एंजाइम के साथ जुड़ता है। अब ये कोफैक्टर कितने टाइप के होते हैं? तो यहाँ पे मैंने तीन कैटेगरीज उसकी दे रखी है। तो कोफैक्टर दे कुड बी एसेंशियल आयंस, कोएंजाइम्स और प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या है? दे आर द कोफैक्टर टाइटली बाउंड टू एन एंजाइम। ये किसी के साथ टाइटली बाउंड करेंगे। और एफएडी में प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होता है इन मेनी एंजाइम। ठीक है, एफएडी इज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट इन मेनी एंजाइम।
कोएंजाइम क्या है? दिस इज ए एंजाइम, कोएंजाइम बाइंड्स एन एंजाइम ओनली ड्यूरिंग कैटालिसिस। ये हमेशा कैटालिसिस के टाइम में ही उसके साथ बाइंड करेगा। ऑल अदर टाइम इट इज डिटैच फ्रॉम द एंजाइम। तो ये लूजली बाउंड होता है, जब जरूरत होती है तब ये उसके साथ बाइंड कर जाता है। फिर आते हैं तीसरे वाले पार्ट पे। दिस इज द मेटल आयन। मेटल आयन यहाँ पे दे रखा है फॉर द कैटालिसिस ऑफ सर्टेन एंजाइम, और मेटल आयन इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिव साइट फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे एग्जांपल दे दिया मेटल आयन का, जो कि काफी एंजाइम्स में यूज होता है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ कोफैक्टर आपने बता दिया, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयन, और उसके एग्जांपल बता दिए। अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर एंड एसोसिएशन विद एन एंजाइम, कोफैक्टर आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो एक टाइप तो ये हो गया आपका, ठीक है। एक टाइप में इस टाइप से भी डिवाइड किया गया है, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर एंड ऑर्गेनिक कोफैक्टर अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर एंड एसोसिएशन विद एन एंजाइम। दोनों ही चीजें लिख सकते हो आप। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर क्या है? आपको पता है इनऑर्गेनिक आयंस होंगे उसमें, मैग्नीशियम, कॉपर, मैग्नीज, these आर इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, और ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। तो एंजाइम जब ये मिल जाते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं मेटेलो एंजाइम। एक नया टर्म दिया जाता है, मेटेलो एंजाइम। एंड दीज आयंस कैन बी रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ द एंजाइम एंड डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द कैटालिटिक मैकेनिज्म। तो ये जब कोफैक्टर मिलते हैं एंजाइम के साथ, तो जो एंजाइम होता है उसको हम बोलते हैं मेटेलो एंजाइम, और वो स्ट्रक्चरली स्टेबल हो जाता है ना। इस कोफैक्टर के मिलने से, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर के मिलने से वो स्ट्रक्चरली स्टेबल हो जाता है और डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द कैटालिटिक मैकेनिज्म। और हियर इज द सम ऑफ द एग्जांपल, और किस जगह पे वो यूज होते हैं। यहाँ पे आपको दिख रखा आयरन हो गया, कॉपर, जिंक। तो कुछ दो तीन एग्जांपल आप इसमें से याद कर सकते हो अपनी जानकारी के हिसाब से, सारे याद करने की जरूरत नहीं है। दो तीन एग्जांपल आप लोग इसमें से याद कर सकते हैं। फिर आते हैं मैग्नी, ये अलग अलग मैंने इसी चीज को बढ़ा दिया है, क्योंकि कभी कभी आपको आ जाएगा इनऑर्गेनिक कोफैक्टर के बारे में। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर के बारे में तो आप इतना नहीं लिख के उसमें आ सकते हैं, वहां पे आपको थोड़ा सा डिटेल देना पड़ेगा। जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया था, दिस वन, राइट अबाउट सम इनऑर्गेनिक आयंस दैट सर्व एज ए कोफैक्टर। अब इसमें क्या है, आपने बता तो दिया कोफैक्टर, लेकिन साथ में आपको उसका फंक्शन भी बताना पड़ेगा और एंजाइम के साथ उसका बताना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा डिटेल में इन चीजों को बता दिया गया है। तो मैग्नीशियम इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इनऑर्गेनिक एंजाइम कैटलिसिस। ये क्या करता है? ब्रिजिंग ऑयन, फैसिलिटेटिंग ग्रिड बाइंडिंग सबस्ट्रेट एंड एंजाइम एक्टिविटी साइट। तो इट स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज, पार्टिसिपेट इन द न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग, असिस्ट इन द फॉस्फेट ट्रांसफर ग्रुप। तो ये सब चीजें, पॉइंट्स जो हैं मैग्नीशियम आयन के बारे में आपको याद करने हैं। फिर आते हैं जिंक पे। जिंक भी एमाइनो एसिड के साथ ज्यादातर देखे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सबस्ट्रेट बाइंडिंग वो न्यूक्लियोटाइड के साथ देखा जाता था। जिंक आयंस कैन आल्सो बी लुईस एसिड, स्टेबलाइजिंग नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इन कैटालिटिक मैकेनिज्म। फिर आयरन, कॉपर, ठीक है, मैंगनीज, कैल्शियम, इन सभी चीजों को आपको पढ़ना है नोट्स में, क्योंकि टाइम कम होने की वजह से मैं इसको अभी डिटेल में बता नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये बता दिया कि इनऑर्गेनिक आयंस क्या है और कोफैक्टर क्या है और कौन कौन से होते हैं, और इसमें से दो चार आप जो है उसको याद करके डिटेल में याद कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ऑर्गेनिक कोफैक्टर। ये अभी आया नहीं, मान लीजिए ऑर्गेनिक कोफैक्टर के बारे में पूछ लेता है, तो आप बता सकते हो दिस इज इंक्लूड कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, दोनों ही टाइप के होते हैं। तो कोएंजाइम क्या होता है? दिस इज द, एज वी हैव डिस्कस ऑलरेडी, कि सम एंजाइम्स नीड एन स्पेसिफिक कैरियर ऑफ मॉलिक्यूल दैट कैटलाइज अ रिएक्शन। तो इट रिफर्स टू को सबस्ट्रेट और सेकेंडरी सबस्ट्रेट। कभी कभी इसको सेकेंडरी सबस्ट्रेट या को सबस्ट्रेट भी बोल दिया जाता है। दैट प्राइमरीली बाइंड टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो ये सबसे पहले क्यों बोलते हैं इसको को सबस्ट्रेट? क्योंकि ये प्राइमरी बाइंड टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ये सबसे पहले सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा, अंडरगो सम अल्टरेशन ड्यूरिंग एंजाइमेटिक, एंड लेटर रीजनरेट्स और फंक्शन एंड रिसाइक्लेबल शटल इट। तो ये रीजनरेट होगा, फिर से वापस से रिसाइकल होगा। तो ये लूजली बाउंड टू द एंजाइम, जब जरूरत पड़ेगी तब ये आके बाइंडिंग करेगा और अपना काम करके फिर से वापस से अलग हो जाएगा। तो इस टाइप का ये होता है कोएंजाइम। इट कंस्टिट्यूट्स अ ग्रुप ऑफ इनएक्टिव नॉन प्रोटीन स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और ये इंपॉर्टेंट है, लो मॉलिक्यूलर, दैट इज लेस देन 1000 Dalton। दे डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन।
The coenzyme is a subtype of cofactor molecules which are inorganic in nature and assist in binding a substrate molecule to an enzyme's active site. कोएंजाइम बाइंड वीकली, है ना, काफी ये कमजोर होते हैं, तो बाइंड कर जाते हैं, कमजोर आसानी से रिलीज हो पाए बाद में उससे एंजाइम से, इसलिए वो लूजली बाउंड होते हैं. इट प्लेज ए कंक्लूसिव रोल इन इंक्लूसिव एंजाइम टू फंक्शन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रोस्थेटिक ग्रुप. प्रोस्थेटिक ग्रुप मैंने क्या बताया, ये टाइटली बाउंड होते हैं. तो टाइटली कैसे बाउंड होंगे, जब ये कोवेलेंटली बाउंड हो जाएंगे. So these are the complex non-proteinous organic group that bond covalently with the enzymes to perform their function. Their separation from enzyme is difficult. और इनको सेपरेट करना एंजाइम से काफी डिफिकल्ट होता है. दे ओनली सेपरेट बाई एंजाइम डीनेचरेशन. ये तभी सेपरेट हो सकते हैं जब एंजाइम को हम लोग डीनेचर कर दें, उसका खत्म करने के लिए काफी हार्श ट्रीटमेंट देंगे, तब जाके वो प्रोस्थेटिक ग्रुप को आप सेपरेट कर पाओगे. प्रोस्थेटिक ग्रुप असिस्ट सेलुलर फंक्शनिंग, पार्टिसिपेट इन सेलुलर रेस्पिरेशन. बहुत बड़े बड़े जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, इंपॉर्टेंट वाइटल रिएक्शन, उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं. यहाँ पे आप देख पा रहे हो सेलुलर रेस्पिरेशन में. फैटी एसिड सिंथेसिस व्हेन बाउंड टू प्रोटीन, प्रोस्थेटिक ग्रुप कुड आल्सो कॉल्ड होलो प्रोटीन. ठीक है, होलो प्रोटीन उसको बोलते हैं जब ये प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा. और एग्जाम्पल, जो सबसे फेमस एग्जाम्पल, हीम. हीम इज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप विच कंटेन एन आयरन एटम इन द हीमोग्लोबिन. तो हीमोग्लोबिन में आप जानते हो जो इसका आयरन से मिलकर बना होता है, आयरन खाने से आपका ब्लड कहते हैं ना बढ़ता है, तो वो पार्ट जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, हीम. सम अदर एग्जांपल इज बायोटीन, फ्लेविन, आयरन सल्फाइड्स, कॉपर, यूबीक्विनोन. तो दीज आर द सम ऑफ द एंजाइम्स. तो हम लोगों ने देखा कि द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप कैन बी आइदर मेटल और स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल which is tightly bound to enzyme structure either by covalently or non-covalently. जबकि coenzyme क्या है, this is a small organic molecule and loosely bound to enzyme. Okay, now let's move on to another question. What is the difference between coenzymes and cofactor? ठीक है, तो यहाँ पे वापस से वही चीजें थोड़ा रिपीट होंगी कि कोएंजाइम और कोफैक्टर क्या है. यहाँ पे आप देखिए, कोएंजाइम्स एंड कोफैक्टर आर बोथ इन्वॉल्व इन असिस्टिंग एंजाइम. दोनों ही असिस्ट करती हैं एंजाइम को. लेकिन मैंने दिखाया था आपको कि वहाँ पे कैटालिटिक एक्टिविटीज, बट दे आर डिफरेंट इन द केमिकल नेचर एंड मोड ऑफ इंटरेक्शन विद. लेकिन अब कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा दोनों के बीच में. तो अब डिफरेंस क्या है, दे हैव डिफरेंट केमिकल नेचर एंड देयर मोड ऑफ इंटरेक्शन विद द एंजाइम्स. तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कुछ. केमिकल नेचर, केमिकल नेचर अगर देखेंगे तो कोएंजाइम आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और साथ में ये डिराइव्ड कहाँ से होते हैं, विटामिन से. अभी हम लोगों ने ऊपर से सब चीजें देखा है, वापस से वही चीजें रिपीट हो रही हैं. तो एक बार आप याद करेंगे वही चीज को आप कई जगह अप्लाई कर पाओगे, लेकिन आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा. फॉर देयर सिंथेसिस और एक्टिवेशन, दे टिपिकली कंटेन कार्बन एटम्स, आर ऑफन इन्वॉल्व इन कैरिंग एंड ट्रांसफरिंग स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप ड्यूरिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन. वही से कि ये क्या काम करेंगे, ट्रांसफर करेंगे स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप को, और किस कब, जब एंजाइमेटिक रिएक्शंस होगी. फिर बाइंडिंग एंड रिलीज, को एंजाइम्स बाइंड लूजली टू द एंजाइम. ठीक है, ये टेम्परेरी बाइंड करते हैं कैटालिटिक, और जब कैटालिटिक प्रोसेस होती है तब. अभी मैंने ये सब चीजें डिस्कस किया हुआ है. दे कैन डिसोसिएट फ्रॉम द एंजाइम आफ्टर द रिएक्शन. और आफ्टर द रिएक्शन क्या होता है, वो अलग हो जाएंगे, वापस से फिर से बाइंड करेंगे. कोएंजाइम में बी रीयूज्ड बाय अदर एंजाइम्स और रिक्वायर रीजनरेशन ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवेज. तो यहाँ पे एनएडी है, एफएडी है, कई पैराडॉक्सिल फॉस्फेट है, कई जगह पे आप इसको देखोगे कि ये यूज होता है और बार बार यूज होता रहता है. अपना काम किया, उसके बाद फिर से वापस से हट गया और वापस से वो जुड़ेगा. तो फंक्शन क्या है इसका, कोएंजाइम असिस्ट एंजाइम ट्रांसफरिंग फंक्शनल ग्रुप. तो ये सिर्फ ट्रांसफर करता है किसका, फंक्शनल ग्रुप का, इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन डिफरेंट सबस्टेट. डिफरेंट सबस्टेट है उसके, उसमें इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में हेल्प करेगा. दे एक्ट एज ए कैरियर और डोनर्स ऑफ स्पेसिफिक एटम्स और ग्रुप्स नेसेसरी फॉर कैटालिटिक एक्टिविटी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू कोफैक्टर. हम लोगों ने देखा था कि कोएंजाइम्स क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है और जो कि विटामिन से ही डिराइव्ड होता है. लेकिन यहाँ पे क्या है, कोफैक्टर कैन बी आइदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, दोनों ही टाइप के आपको ये मिलेंगे कोफैक्टर.
इनऑर्गेनिक कोफैक्टर को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है डिटेल में, अभी हम लोगों ने दिखाया था मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर। ऑर्गेनिक कोफैक्टर आर आल्सो नोन एज कोएंजाइम। तो ऑर्गेनिक फैक्टर को हम लोग कोएंजाइम्स बोलते हैं। ये ऑर्गेनिक फैक्टर और कोई नहीं, ये कोएंजाइम्स की ही बातें कर रहा है। तो ये वाला जो है कोफैक्टर क्या हो गया, बड़ा ग्रुप हो गया, और इसी के अंतर्गत आपका कोएंजाइम्स आ रहा है, जो मैंने अभी पहले फिगर में मेंशन किया हुआ था। अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे ये देखिए, कोफैक्टर के अंतर्गत आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप आएगा एंड देन कोएंजाइम आएगा। तो कोफैक्टर इज द बिगर ग्रुप, और उसी के अंतर्गत ये सब डिवीजन हुआ है, दैट इज द कोएंजाइम। तो कोएंजाइम जो है ऑर्गेनिक पार्ट हो गया, और इनऑर्गेनिक पार्ट क्या हो गया। मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्लियर है? स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? Yes, sir. ओके ओके, तो हमारा यहाँ तक पहुँच गया। फिर अब आगे देखते हैं कोफैक्टर। तो ये क्लियर हो गया कोफैक्टर क्या है, इनऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक कोफैक्टर भी होते हैं। अब कोफैक्टर का ब्रॉडर ग्रुप है, देख वे बाइंड टाइटली और लूजली, दोनों ही टाइप के कोफैक्टर पाए जाते हैं। तो ये टाइटली भी बाउंड हो सकते हैं और लूजली। प्रोस्थेटिक ग्रुप आपका टाइटली बाउंड हो जाएगा, और कोएंजाइम वाला जो है वो लूजली बाउंड हो जाएगा। और डिपेंडिंग ऑन द नेचर, और कैसा नेचर है कोफैक्टर का, उसी के हिसाब से। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर ऑफन बाउंड टाइटली, जो मैंने बताया था आपको, दे मे रिमेन बाउंड टू द एंजाइम थ्रू आउट द कैटालिटिक साइकिल। सम कोफैक्टर कैन आल्सो बाउंड रिवर्सिबली सिमिलर टू द कोएंजाइम्स। वापिस से वही चीजें रिपीट हो जाती हैं। फंक्शन कोफैक्टर कैन सर्व एज ए वेरियस रोल। तो कोफैक्टर बहुत सारे रोल करेगा, हम लोगों ने देखा था, इसके बगैर तो आपका एंजाइम काम ही नहीं कर पाएगा कई टाइम में। तो कोफैक्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, लाइक रिडॉक्स रिएक्शन करेगा, एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको स्टेबलाइज करेगा, फैसिलिटेट स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखें तो मेटल आयंस कैन हेल्प इन ओरिएंट सबस्ट्रेट, एक सबस्ट्रेट को स्टेबलाइज करता है नेगेटिव चार्जेस के द्वारा, है ना, ड्यूरिंग कैटलिसिस, है ना। लेकिन यहाँ पे ये सबस्ट्रेट को ओरिएंट एक डायरेक्शन में लाता है, जिससे कि आसानी से वो एक्टिव साइट से बंध पाए। ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स क्या है, प्राइमरली पार्टिसिपेट इन कैरिंग एंड ट्रांसफरिंग। इनका काम क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप को लाते हैं और ट्रांसफर करते हैं फंक्शनल ग्रुप को पर्टिकुलर रिएक्शन में। तो हम लोगों ने देखा कि कोएंजाइम्स आर ए स्पेसिफिक सबसेट ऑफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर। तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर, ये कोफैक्टर क्या है, ये बड़ा ग्रुप है और ये एक सबसेट हो गया। दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द विटामिन एंड रिक्वायर विटामिन फॉर सिंथेसिस ऑफ एक्टिवेशन। और इसीलिए हमें विटामिन वगैरह की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कई रिएक्शंस करने के लिए। और मिनरल्स की भी जरूरत पड़ती है, ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर की तरह काम करते हैं। कम कम अमाउंट में पड़ती है, लेकिन पड़ती है। Coenzymes participate in transferring functional group and electrons during enzymatic reaction, while cofactor encompasses both organic and inorganic molecules and supports function during the mechanism। अब यहाँ पे मैंने एक वापस से डिफरेंस वाला बनाया हुआ है, वही चीजें दोबारा रिपीट हुई है लेकिन एक अलग वे में। तो इसको आप आसानी से रिपीट कर पाओगे, याद कर पाओगे। यहाँ पे आप देखिए कॉमन नेम में क्या डिफरेंस है, दीज आर द हेल्पर मॉलिक्यूल एक्सेसरी, और दिस इज द को सबस्ट्रेट और सेकेंडरी सबस्ट्रेट। क्यों? क्योंकि ये सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाता है, अभी हम लोगों ने देखा था। इसकी डिफिनीशन देख लीजिए, केमिकल नेचर देख लीजिए, सब में डिफरेंस जो है उसको मैंने अलग अलग करके उसको सही से यहाँ पे लिख दिया है। एसोसिएशन विद द एंजाइम, एंजाइम के साथ कैसे बाइंड करता है, लूजली बाइंड करता है, टाइटली बाइंड करता है। सेपरेशन कैसे करेंगे, मतलब कौन आसानी से सेपरेट हो जाएगा, किसके साथ काफी मेहनत करनी पड़ेगी, वो सब भी दिया हुआ है। डायलिसिबिलिटी, कौन सी डायलिसिस हो सकती है, किसमें डायलिसिबल नहीं है, ठीक है। इट इज डायलिसिबल क्योंकि ये आसानी से हो जाता है, तो इसलिए आसानी से रिमूव भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे फ्यू फैक्टर आर डायलिसिबल होते हैं और कुछ कुछ जो है नहीं होते हैं। फिर आते हैं क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। क्लासिफिकेशन, टू टाइप्स क्लासिफिकेशन, ये सब टाइप ऑफ कोफैक्टर, ये तो उसी का टाइप है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कोफैक्टर की वाला। फंक्शन, ये हेल्पर मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं और ये सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करते हैं, वही जो ऊपर वाली लाइन लिखी थी वो दोबारा से वही होगी। फिर इस टाइप से ये इंटीग्रल पार्ट वाला हो गया, कलेक्टिव टर्म रिप्रेजेंट द एक्टिव मॉलिक्यूल, इंटीग्रल पार्ट ऑफ कोएंजाइम्स और विटामिन। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू, हम लोगों ने कोएंजाइम एंड कोफैक्टर के बीच में डिफरेंस को देख लिया आसानी से। अब हम एक और क्वेश्चन आया हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन कोएंजाइम्स एंड विटामिन। हम लोगों ने अभी इसको भी पढ़ लिया है, अभी अभी जस्ट कोएंजाइम्स को भी पढ़ा है कि कोएंजाइम्स और विटामिन आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। क्यों?
क्योंकि कोएंजाइम्स उन्हीं से डिराइव्ड हैं, उन्हीं से बने हुए हैं। कोएंजाइम्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट वर्क इन कंजक्शन विद catalyzed बायोकेमिकल रिएक्शन। मेनी कोएंजाइम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन्स एंड रिक्वायर विटामिन्स फॉर देयर सिंथेसिस। ये कोएंजाइम्स बनेंगे ही नहीं अगर आप विटामिन को खाओगे नहीं। तो विटामिन को से ही ये कोएंजाइम बने हुए हैं, तो इसीलिए इनमें काफी क्लोजली। यहाँ पे फिर मैंने कुछ चीजें दी हैं कोएंजाइम जो कि विटामिन से डिराइव्ड होते हैं। दीज आर द सम ऑफ द कोएंजाइम्स। तो इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, ये एग्जाम्पल एक बार याद करेंगे और हर उसमें आप रिपीट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो NAD प्लस, FAD, कोएंजाइम ए, THF, पायराडॉक्सिल फॉस्फेट, PLP। तो ये कोएंजाइम जिसे विटामिन की चाहिए बनने के लिए, लेकिन कुछ कोएंजाइम्स होते हैं दैट डिराइव्ड फ्रॉम द विटामिन, मतलब विटामिन से ये बने हुए हैं। और दीज आर द सम दैट रिक्वायर विटामिन। दीज आर द, मतलब ये बनते नहीं है लेकिन उसको विटामिन की जरूरत पड़ती है जिससे ये सही तरीके से काम कर पाए। जैसे कि बायोटीन सर्व एज ए को फैक्टर फॉर एंजाइम दैट पार्टिसिपेट इन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। फिर थियामिन पायरोफॉस्फेट, सम कोएंजाइम रिक्वायर विटामिन फॉर देयर सिंथेसिस एंड एक्टिवेशन। तो ये एंजाइम उससे डिराइव्ड नहीं है, लेकिन उसको अपना प्रॉपर काम करने के लिए इन विटामिन की जरूरत पड़ती है। तो ये इस टाइप से ये कोएंजाइम्स हो सकते हैं। फिर आते हैं विटामिन एज ए कोफैक्टर। विटामिन कोफैक्टर की तरह काम भी कर सकते हैं। इन एडिशन टू देयर रोल इन कोएंजाइम सिंथेसिस, विटामिन कैन आल्सो फंक्शन एज ए कोफैक्टर। लेकिन फॉर एग्जांपल विटामिन के एक्ट एज ए कोफैक्टर फॉर एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग। So it is important to note that all vitamins are involved in the coenzyme synthesis or function as a cofactor, but not all coenzymes are derived from vitamins. ये एक difference हो गया. However, interplay between coenzymes and vitamin is significantly in facilitating enzymatic reactions are metabolically processed in the and metabolically processed in the body. Adequate vitamin intake is crucial for synthesis. इसीलिए हमें प्रॉपर विटामिन की खुराक लेनी चाहिए जिससे कि हमारी ये प्रॉपर सारे रिएक्शंस हैं एंजाइम वाले वो आसानी से हो पाए, बायोकेमिकल रिएक्शन प्रॉपर तरीके से हो पाए और हम लोग स्वस्थ रह पाए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर टर्म, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, क्लियर है? Yes, sir. ओके। तो अनदर टर्म हम लोग देखेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसको भी हम लोग देख चुके हैं, वापस से वही चीजें सेम रिपीट हो रही हैं। नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल है दैट बाउंड टू टाइटली बाउंड टू द, ये टाइटली बाउंड होता है, ठीक है, to a heteroprotein or conjugated protein and necessary for the protein's proper function. Without prosthetic group we called apoprotein. जो एंजाइम होता है उसको without prosthetic group is called apoprotein. While a protein combined with the prosthetic group is called holoprotein. पूरा complete एंजाइम को फिर वो holoprotein कहते हैं। वही चीजें दोबारा से बता दी गई हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि अलग अलग टाइप के प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन से हो सकते हैं। पहला तो ये हम लोग जान लिया कि ये परमानेंटली बाइंड हो सकता है, अटैच होता है। ये मान लीजिए एंजाइम है और ये एक्टिव साइट है, ये इसके साथ परमानेंटली एक टाइटली से बाइंड हो पाता है। So based on the chemical composition, they are also divided into organic and inorganic prosthetic groups. तो केमिकल कंपोजिशन के आधार पर क्या देखते हैं, ऑर्गेनिक प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन कौन से हैं। जैसे अभी हमने फिर से देखा था हीमोग्लोबिन वाला, है ना। तो दीज आर द ऑर्गेनिक प्रोसेस कंपोज ऑफ कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक का मतलब ही हो गया कि कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल होगा वो। तो दे आर ऑफन डिराइव्ड फ्रॉम, कभी कभी ये विटामिन से भी या फिर अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाए जा सकते हैं। तो ऑर्गेनिक प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर कॉमनली इन्वॉल्व इन द कैटालिटिक रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन पे, है ना। तो यहाँ पे मैंने ये ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, हीम ऑर्गेनिक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। इसके अंदर पोरफायरिन रिंग पाई जाएगी कोऑर्डिनेटेड विद आयरन आयन, और हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन पूरा बन जाएगा आपका होलो एंजाइम। मायोग्लोबिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह प्लेज एंड क्रूशियल रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। फिर आते हैं फ्लेविन, डाइन्यूक्लियर FAD, FMN, कोएंजाइम ए, विटामिन डेरिवेटिव्स। कुछ जैसे मैंने बताया था कुछ ऑर्गेनिक प्रोस्थेटिक ग्रुप आपके विटामिन से बनेंगे। कौन कौन से विटामिन से बनते हैं, थाइमिन, पायरोफॉस्फेट, पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट, बायोटीन।
तो इन सबको आपको याद कर लेना है। फिर इनऑर्गेनिक फोस्फेटिक ग्रुप क्या है? दे आर द डू नॉट कंटेन कार्बन कम। तो जब कार्बन नहीं होगा तो उसको हम लोग इनऑर्गेनिक बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा, क्या कार्बन गिरेगा? टिपिकली ट्रांजिशन मेटल आयन, उनके अंदर टिपिकली ट्रांजिशन मेटल आयन होगा या फिर स्मॉल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे कि आयरन हुआ, हीम ग्रुप, या फिर जिंक हुआ, है ना। एंड molybdenum for example in nitrate reductase, they often participate in the electron transport reaction and serve as a catalytic center. Iron sulfur cluster, they are also inorganic phosphatic composed of iron and sulfur atoms. और ये कहाँ काम करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, फिर वेरियस एंजाइम्स प्रोटीन में इन्वॉल्व होंगे। और ये काफी इंपॉर्टेंट ग्रुप है किसके लिए? रिस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस के लिए। एक जिंक फिंगर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये अमाइनो एसिडीज स्पेसिफिक रेजिड्यू इन प्रोटीन। जिंक फिंगर्स प्ले रोल इन डीएनए बाइंडिंग एंड प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन में। मॉलिब्डो प्रोटीन इससे इनऑर्गेनिक प्रोस्थेटिक ग्रुप कंटेन्स मॉलिब्डेनम इन आयन, तो उसको मॉलिब्डो एंजाइम्स बोल देते हैं उसको। ये रिडॉक्स रिएक्शन करने के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। अब बेस्ड ऑन द बाइंडिंग ऑफ द प्रोटीन दे कुड बी कोवेलेंटली और नॉन कोवेलेंटली बाउंड टू द प्रोटीन। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि कोवेलेंटली बॉन्ड होते हैं, लेकिन कुछ कुछ प्रोस्थेटिक ग्रुप नॉन कोवेलेंटली भी बॉन्ड हो सकते हैं ड्यू टू द इंट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आयन एंड हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। तो नॉन कोवेलेंट जो इंट्रैक्शन होंगे उसके कारण ये बाइंड होते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन है तो ये कमजोर होंगे। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बिकॉज दे हैव द multiple kinds of different non-covalent interaction and positive group can still released under certain conditions। जहाँ इस टाइप की जरूरत पड़ती है कि उसको स्ट्रांग और स्टेबल भी होना है और आसानी से कभी कभी रिलीज भी हो जाना है कुछ कंडीशंस में, तो वहाँ पे इस टाइप के आपको नॉन कोवेलेंट बाउंड पॉजिटिव ग्रुप मिलेंगे। लेकिन ये टाइटली बाउंड ही ज्यादातर होते हैं। हाउएवर मेंशन अर्लियर, रिमूविंग नॉन कोवेलेंटली बाउंड पॉजिटिव ग्रुप ऑफन लीड्स टू डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन एंड लॉस ऑफ फंक्शन। तो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? हीम इन हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, फोटोसिंथेटिक ग्रुप, दिस ग्रुप्स आर एसेंशियल फॉर फंक्शन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रोटीन। फिर आते हैं कोवेलेंटली बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप्स इन कॉन्ट्रास्ट टू नॉन कोवेलेंटली बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोवेलेंटली बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच टू कोवेलेंट बॉन्ड, तो वो नॉन कोवेलेंटली था, ये कोवेलेंट था। तो इस टाइप से आपको ये एफएडी और इस टाइप से एग्जांपल देके वो चीजें लिख देनी है वापस से दोबारा से। और ये समरी में क्या हो गया? नॉन कोवेलेंट प्रोस्थेटिक ग्रुप आर अटैच्ड टू द प्रोटीन थ्रू नॉन कोवेलेंट रिएक्शन एंड कैन बी रिलीज अंडर सर्टेन कंडीशन, वेयर एज कोवेलेंटली बाउंड जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड से होते हैं और परमानेंट पार्ट ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड अ कोफैक्टर, हम लोग जानते हैं कि कोफैक्टर के अंतर्गत ही प्रोस्थेटिक ग्रुप आता है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोफैक्टर आर रिलेटेड कॉन्सेप्ट इन द फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री। प्रोस्थेटिक ग्रुप इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोफैक्टर, इट्स एक्चुअली अ कोफैक्टर। क्या कोफैक्टर है ये? जो कि टाइटली बाउंड होता है प्रोटीन के साथ, वो आसानी से रिमूव नहीं होता। वाइल्ड कोफैक्टर ये ब्रॉडर ग्रुप है, वाइडर रेंज है, और लूजली एसोसिएटेड विद एंजाइम्स। इस टाइप से ये प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोफैक्टर का भी डिफरेंस मैंने यहाँ बता दिया है। ये अभी आया नहीं है, ये आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट मेंशन कर दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मोनोमेरिक एंड ओलिगोमेरिक एंजाइम्स। So on the basis of number of polypeptide chain, enzymes are two types। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि मोनोमेरिक, नाम से ही पता चल रहा है मोनोमेरिक, मोनो मतलब सिंगल, ओलिगो मतलब कि ढेर सारे होंगे उसके अंदर, ओलिगोमेरिक। तो नंबर ऑफ जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके अकॉर्डिंग भी एंजाइम को क्लासिफाई किया गया है। तो क्या क्या कैसे? मोनोफोनिक एंजाइम्स या फिर ओलिगोमेरिक एंजाइम्स। इसमें वन टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन मिलेगी, जैसे कि राइबो न्यूक्लियोज हो गया, लाइसोजाइम, हेक्सोकाइनेज, दीज आर द सम ऑफ द एंजाइम्स ऑफ मोनोमेरिक। तो दीज आर द फंक्शनल थ्री डायमेंशनल टर्सरी। जो टर्सरी वाला स्ट्रक्चर होता है जो मैंने डिस्कस किया था, तो उसी स्ट्रक्चर में ही प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड देन क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। ये टर्सरी लेवल पे ही सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और फिर क्वार्टनरी लेवल पे क्या होती है? वही पॉलीपेप्टाइड चेन कई मल्टीपल सब यूनिट मिल जाएगी और एक अलग एंजाइम बनाएगी, तो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। जनरली ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है टर्सरी स्ट्रक्चर लेवल पे, उसी पे ये काम करता है। ओलिगोमेरिक एंजाइम क्या होगा? ओलिगोमेरिक एंजाइम्स आर प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड, तो ये क्वार्टनरी वाला हो गया। इसमें यही वाली दो और तीन मिल जाएंगे तो ये ओलिगोमेरिक एंजाइम्स हो जाएगा। तो ये आपस में लिंक होते हैं और अलग अलग काफी सब यूनिट होती है, टर्म सब यूनिट बोलते हैं उनको।
फॉर एग्जाम्पल एल्डोलेज, एक एग्जाम्पल दे दिया है यहाँ पे। 4 चेन हुआ, 4 चेन मिलेगी, टेट्रामेरिक है। ड्राई रिबुस्को, रिबुस्को आपका केल्विन फोटोसिंथेसिस में काफी यूज होता है, तो वहां पे आपको ये रुबिस्को जो एंजाइम है, यहाँ पे आप 24 चेन्स मिलेंगी। इनोलेज इज ए डाइमर। तो इस टाइप से वास्ट मेजॉरिटी ऑफ नोन एंजाइम्स आर ओलिगोमेरिक। फॉर एग्जांपल ऑन ऑल ऑफ द एंजाइम्स इन्वॉल्विंग ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस 2 और 4 सबयूनिट। तो जो ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होता है उसमें ज्यादातर जो होते हैं वो ओलिगोमेरिक वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं, मल्टीपल सबयूनिट। अब इसी ओलिगोमेरिक को एक और नाम से पूछ लिया गया, वापिस से वही क्वेश्चन आप देखिए रिपीट किया हुआ 2017 और 18 में पूछा गया ये वाला, और 2017 में भी उसी साल में ये पूछा गया। तो मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या है? ये जस्ट लाइक अ ओलिगोमेरिक एंजाइम, मल्टी एंजाइम नाम से ही पता चल रहा है। सिंस दे हैव डील विद मेटाबॉलिक चैलेंजेस, मतलब बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे कई टाइप के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो वहाँ पे इन मेटा मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस की हमें जरूरत पड़ती है। जैसे कि मेटाबॉलिक रिएक्शन, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे लो प्रोडक्टिविटी है और उसकी ईल्ड बहुत कम है, इस तरह से वहाँ पे जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी तो वहाँ पे इनकी जरूरत पड़ेगी। और ये क्यों होता है? ये चीजें होती है एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक एंड अनस्टेबल इंटरमीडिएट। तो बहुत सारे अगर अलग अलग एंजाइम्स यूज होंगे तो क्या हो सकता है कि टॉक्सिक कंपाउंड बन सकते हैं जो कि आपके रिएक्शन को स्लो कर सकते हैं। फिर या फिर अनस्टेबल इंटरमीडिएट बना सकते हैं, लॉस ऑफ इंटरमीडिएट डिफ्यूज, और जब इंटरमीडिएट बनेंगे तो ये खो भी सकते हैं, डिफ्यूजन हो सकता है उनका। फिर या फिर किसी और उससे compete कर सकते हैं। तो इस सब चीज़ों से क्या होता है कि एक मेटाबॉलिक एफिशिएंसी किसी बायोकेमिकल पाथवे की कम हो जाती है। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए, ये अनडिजायरेबल साइड रिएक्शंस हैं, इनको हटाने के लिए नेचर ने क्या बनाया है? मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाया है। एक ही कॉम्प्लेक्स बना दिया है। जैसे आप लोग यहाँ पे देखते हैं एक जगह ये मल्टीप्लेक्स वगैरह में जाते हैं तो एक ही जगह पे कई प्रकार की आपको दुकानें वगैरह मिल जाती हैं। तो वहाँ आप गए तो वहाँ पे आपने मूवी भी देखा, शॉपिंग भी किया, रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं, तो एक ही जगह जाके आप सारा काम कर पाओगे। इसके बजाय अगर आप अलग अलग जाओगे तो आपका क्या होगा? टाइम, एनर्जी, पैसा सब जगह हर वेस्ट होगा। तो इस टाइप से ये उसी टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नेचर ने भी डेवलप किया है। यहाँ पे आप देखिए मेनी एंजाइम परफॉर्मिंग सीक्वेंशियल मल्टी स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सबस्ट्रेट और को लोकलाइज इन मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस। देयर आर लोकल कंसंट्रेशन ऑफ पाथवे मेटाबोलाइज is increased, the accumulation of pathway intermediates is limited। तो यहाँ पे इस करने से क्या हो जाता है? ये सब चीजें लिमिटेड हो जाती हैं। प्रोबेबली ऑफ द मेटाबोलिक इंटरमीडिएट क्रॉस टॉक अदर इज अवॉइडेड। इन करने से ये अवॉइड हो सकता है, टॉक्सिक कंपाउंड कम बन सकते हैं, प्राइमरी इंटरमीडिएट जो है वो कम बनते हैं। Thus an efficient enzyme to enzyme channeling through substrate tunnel may lead to an increased catalytic performance of a product yield। अब यहाँ पे मैंने उसको फिगर में भी बता दिया है। एक एंजाइम 1 है, ये एक मान लीजिए जो अगर अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? ये दिक्कतें आएंगी, अनडिजायरेड प्रोडक्ट बनेगा आपका। ये एक एंजाइम 1 से जाएगा, एंजाइम 2 में जाएगा, फिर एंजाइम 3 में जाएगा, तो इनके बीच में इंटरमीडिएट बनेंगे। ये इंटरमीडिएट किसी और उसमें जा सकते हैं, डिफ्यूज हो सकते हैं, लॉस हो सकते हैं, या फिर कुछ टॉक्सिक कंपाउंड बनेंगे जो इस पूरे रिएक्शन को स्लो कर सकती है। लेकिन इसकी बजाय अगर हम इस टाइप से एंजाइम को जोड़ दें तो क्या होगा? इससे ये यहाँ पर चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। इस टाइप से एक सबस्ट्रेट टनल के थ्रू, ये सबस्ट्रेट टनल है, इसके थ्रू क्या होगा? ये प्रोडक्ट का बनेगा, इससे इफिशियंसी बढ़ जाएगी। सो मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स कंप्राइज ऑफ सेवरल कॉपीज ऑफ वन और सेवरल एंजाइम। एक एंजाइम की भी कई कॉपीज हो सकती हैं, या फिर कई एंजाइम मिलके भी इस टाइप के टनल बना सकते हैं। So associated with specific metabolic pathways and are linked to a complex one assembly. There is a clear advantage। इनका एक एडवांटेज क्या है? They comprises multi-enzyme complex over the pathways with unlinked enzymes। और ये इस तरह के आपको एडवांटेजेस जो है वो लिख देने हैं। मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स अलाउ टाइटर रेगुलेशन, बहुत रेगुलेशन अच्छा होता है, रैपिड होता है काम, इफिशियंट रिस्पॉन्स होगा। तो ये सब चीज़ें इफिशियंटली हो पाएंगी इंडिविजुअल एंजाइम के कंपेरिजन में। बिकॉज प्रोडक्ट्स डू नॉट लीव द कॉम्प्लेक्स, देयर आर नो अनवांटेड रिएक्शंस। अब यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगा दी है और एक एग्जांपल दे दिया है फैटी एसिड सिंथेज का। ठीक है, सो दिस इज द फैटी एसिड सिंथेज। यहाँ पे आप देखोगे ये एक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है, और यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग एंजाइम, कीटोएसाइल, ये हाइड्रेटेज, इनोलिन, एसीपी, तो अलग अलग एंजाइम जो है वो जुड़े हुए हैं। और फिर इस एंजाइम को जोड़ने के बाद ये दो यूनिट यहाँ पे जुड़ गई है।
एक ये एक और ये इस टाइप से जुड़ गई है। सो यहाँ पे इन चीजों को मैंने मेंशन कर दिया है। सबस्ट्रेट एंट्री कंडेंसेशन, एक जहाँ सबस्ट्रेट आएगा वो यूनिट हो गया, फिर वो कैसे काम करेगा, रिएक्शन होगी, फिर रिडक्शन यूनिट है ना। इस टाइप से आप उसको लिख सकते हो, जितना भी आपको याद हो पाए उतना आप उसको याद करके वो चीजें लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन, एलोस्टेरिक एंजाइम्स। Allosteric enzymes are the enzymes that have additional binding site for effector molecules। तो ये क्या है, जैसे ये मान लीजिए एक एंजाइम है, फंक्शनल एक्टिव साइट है, एक कैटालिटिक साइट हो गई, लेकिन यहाँ पे एक और साइट पाई जाएगी जो कि एलोस्टेरिक साइट भी जिसे बोलते हैं। वहाँ पे आपका एलोस्टेरिक एंजाइम आके बाइंड कर सकता है। यहाँ पे मैंने उस एंजाइम, मान लीजिए एक एक्टिव एंजाइम है, यहाँ पे ये एक्टिव साइट है किसी की, तो इन एंजाइम्स में क्या होता है, एक और साइट एक्स्ट्रा होती है जहाँ पे ये एलोस्टेरिक एक्टिवेटर या इनहिबिटर आके वो बाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इनहिबिटर भी हो सकता है, ये एक्टिवेटर भी हो सकता है, ये इफेक्टर मॉलिक्यूल दोनों हो सकते हैं। तो ऑल द बायोलॉजिकल सिस्टम आर वेल, तो इससे क्या होता है, ये वेल रेगुलेटेड होता है। वो कैसे होता है, यहाँ पे देखिए, देयर आर वेरियस रेगुलेटरी मेजर ऑफ आवर बॉडी टू कंट्रोल ऑल द प्रोसेस। इस प्रोसेस को हमें धीमा करना है या तेज करना है, तो कैसे होगा, ये ट्यून कर सकता है। ये जो पॉइंट है ये इस प्रोसेस को ट्यून कर पाएगा। तो कैसे होगा, रिस्पॉन्ड टू वेरियस इनसाइड एंड इन्वायरमेंटल चेंजेस, वेदर इट इज ए जीन एक्सप्रेशन। तो कहाँ कहाँ देखोगे, जब हम लोग जीन एक्सप्रेशन की स्टडी करेंगे, ठीक है, वहां पे आप देखोगे कि एक जब जीन हम जरूरत पड़ती है तो वो जीन प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा जीन बन जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा एंजाइम बनाने लगेंगे, वो जीन से क्या बनेगा, एंजाइम्स बनेगा, बहुत ज्यादा एंजाइम्स बनेगा तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। तो जब एंजाइम की जरूरत नहीं है तो उसे नहीं बनना चाहिए, तो क्या होगा, एक एक्टिवेटर मॉलिक्यूल या सॉरी इनहिबिटर मॉलिक्यूल आएगा, वो उसके साथ बाइंड कर जाएगा जीन के साथ, जिससे वो जीन वो एंजाइम बनाना बंद कर देगा। तो इस टाइप से जीन एक्सप्रेशन होता है, वो आने वाली क्लासेस में देखेंगे, वहां पे आपको इस टाइप का मैकेनिज्म मिलेगा। सेल डिवीजन, हार्मोन सिक्रेशन, मेटाबॉलिज्म, एंजाइम एक्टिविटी, everything is regulated to ensure proper development and survival. So allostery is a process of enzyme regulation where binding at one site influences the binding at subsequent site। तो यहाँ पे एक बार बाइंडिंग हुई तो वो इसको भी इफेक्ट करेगी, ये बढ़ा सकती है या फिर घटा सकती है, ये डिपेंड करता है कि क्या इसके साथ बाइंड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या समझ लीजिए, ये कंट्रोल स्विच है एंजाइम का। तो इस टाइप के जो होते हैं उसको हम लोग एलोस्टेरिक एंजाइम कहते हैं। सो एलोस्टेरिक एंजाइम की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट तो है ही है, जो इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। और इस एंजाइम मैंने बताया आपको एडिशनल साइट होती है अदर देन एक्टिव साइट, जहां पे आपका ये इफेक्टर मॉलिक्यूल आके बाइंड करेंगे। सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट इज नोन एज सी सब यूनिट, इफेक्टर बाइंडिंग साइट इज नोन एज आर सब यूनिट, यानी कि रेगुलेटरी सब यूनिट। दे कैन बी मोर देन वन। अब कई एंजाइम में कई इलेक्ट्रोलिक साइट पाई जा सकती हैं। दे हैव एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इन मल्टीपल कंडीशन, जिससे कि वो मल्टीपल कंडीशन में काम कर पाए। तो यहाँ पे देखिए, नॉन एलोस्टेरिक एंजाइम है तो उसका कर्व ऐसे आएगा, ठीक है। एलोस्टेरिक एंजाइम का एस शेप यहाँ पे कर्व दिखाई देगा आपको, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। तो बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इफेक्टर, जो मैंने बताया था, इट कुड बी एज एक्टिवेटर और इनहिबिटर। बाइंडिंग ऑफ इफेक्टर वाले चेंज द कंफर्मेशन ऑफ द एंजाइम, एक्टिवेटर इंक्रीजेस एंड इनहिबिटर डिक्रीजेस द एक्टिविटी। तो इससे क्या है, ये वेलोसिटी और सबस्ट्रेट का ग्राफ बनाएंगे तो ये एस कर्व का आपको मिलेगा एज कंपेयर टू हाइपरबोलिक कर्व। ये हाइपरबोलिक कर्व है, उसके कंपेयर में ये आपको एस शेप्ड कर्व मिलेगा एलोस्टेरिक एंजाइम्स में, ठीक है, जब हम लोग सबस्ट्रेट और रिएक्शन वेलोसिटी के बीच में ग्राफ बनाते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं एलोस्टेरिक एंजाइम के, यहाँ पे एक आध एग्जाम्पल आपको याद करना है। और इस जैसे मान लीजिए ये है तो इसका क्या इनहिबिटर हो सकता है और क्या एक्टिवेटर हो सकता है, यहाँ पे कोई एक्टिवेटर नहीं है इसका, ठीक है। ये वाला देखिए, यहाँ पे CTP है और ATP, तो इस टाइप्स के कुछ जो कि दोनों हो जिसमें, वो आप याद कर सकते हो और उसको लिख सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्टिव साइट्स ऑफ एन एंजाइम। स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, स्टूडेंट्स sir. कैन फील मी? ओके। तो एक्टिव साइट क्या है, अब हम हर एंजाइम के अंदर एक ऐसी साइट पर, हम लोगों ने अभी क्या देखा था, एलोस्टेरिक साइट देखा था, एक ऐसी साइट जहां कोई इनहिबिटर या इफेक्टर आके एंजाइम को मॉडिफाई कर देता है और उसका रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है।
लेकिन हर एंजाइम के अंदर एक एक्टिव साइट भी पाई जाती है, जो कि एक स्मॉल क्लेफ्ट या कैविटी लाइक दिखाई देगी आपको, एंड इट शोज द हाईएस्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटी बाय कैटलाइजिंग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इनटू द प्रोडक्ट। और इस जगह पे क्या होगा, ये हाईएस्ट एक्टिविटी शो होगी किसकी, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की। एंजाइम और सबस्ट्रेट जब मिलेंगे तो वो रिएक्शन तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो जब इस वाले साइट पे आके मिलेंगे तो वहां पे इनकी एक्टिविटी हाईएस्ट हो जाएगी। तो किस लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए यहाँ पे इनकी एक्टिविटी काफी हाई हो जाएगी। द एक्टिव साइट नियरली रिफर्स टू द कैटालिटिक साइट एंड एक्ट डीप इनसाइड द एंजाइम। यही होल की तरह या स्मॉल डिप्रेशन की तरह, एक गड्ढे की तरह आपको दिखाई देगा, और बहुत ही कम एमाइनो एसिड रेसिड्यू से 10 to 15 एमाइनो एसिड रेसिड्यू के साथ ये बना होता है, लेकिन ये बहुत हाईली स्पेसिफिक होता है, और इसीलिए एंजाइम काफी स्पेसिफिसिटी के साथ काम कर सकता है। ड्यू टू द एक्टिव साइड एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर द पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। अमाइनो एसिड रेसिड्यू आर प्रेजेंट अराउंड द एक्टिव साइट विच होल्ड्स द सबस्ट्रेट इन द राइट पोजीशन। तो ये क्या करेगा, सबस्ट्रेट को राइट पोजीशन में होल्ड करेगा और ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, जिससे कि वो मैक्सिमम अपनी कैपेबिलिटी शो कर सके, रिएक्शन को मैक्सिमाइज कर सके। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल शो हाई बाइंडिंग एफिनिटी, और यहाँ पे भी जो है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो एफिनिटी, बाइंडिंग की एफिनिटी, जो बाइंडिंग किसके साथ ज्यादा चाहेगा, वो एक्टिव साइट के साथ उसकी बाइंडिंग ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये काम कैसे करता है, रोल ऑफ एक्टिव साइट परफॉर्म टू मेजर एक्टिविटीज करती है यहाँ पे। एक तो ये बाइंडिंग एक्टिविटी हो गई। बाइंडिंग एक्टिविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द एंजाइम्स एक्टिव साइट विच इंक्रीजेस द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ द सबस्ट्रेट। पहले तो ये बाइंड करेगा सबस्ट्रेट को, वो अच्छा होना चाहिए। फिर जब बाइंड हो गया तो उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी, उसके बाद वो क्या करना शुरू करेगा, प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देगा, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में रूप में कन्वर्ट करेगा, दैट इज द कैटालिटिक एक्टिविटी। यहाँ पे दो एक्टिविटी ये एक्टिव साइट करते हैं, एक तो बाइंडिंग एक्टिविटी, सबस्ट्रेट को अच्छे से बाइंड करेगा, और दूसरा उसको कैटलाइज करेगा जिससे प्रोडक्ट बन सके बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये कैसे होता है, ये एनर्जी एक्टिवेशन को रिड्यूस कर, रेट ऑफ एक्टिवेशन। हर जो प्रोडक्ट बनने के लिए एक एक्टिवेशन, मैंने आपको बताया था गिब्स फ्री एनर्जी वगैरह का कॉन्सेप्ट पिछले थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो वो रिएक्शन होने के लिए गिब्स फ्री एनर्जी की हमें जरूरत पड़ती है। तो नॉर्मली आपकी एनर्जी इतना लगेगी, ठीक है, विदाउट एंजाइम आपको इतना एनर्जी देनी पड़ेगी, गिब्स फ्री एनर्जी इतना लगेगी। लेकिन जैसे ही एंजाइम आएगा, ये जो एनर्जी है बहुत कम हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है, मतलब या ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट होगा जहाँ पे मतलब दोनों चीजें मिल गई, रिएक्टेंट जो है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ेगा, और वहां से वापस से ये आता है, प्रोडक्ट बनता है। लेकिन अगर एंजाइम आपने यूज किया तो ये एक्टिविटी यहाँ से यहाँ तक आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इट रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी, ओके, तो जिससे ये आसानी से उसको कैटलाइज कर पाएगा, और लेकिन ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओके, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट, क्योंकि कैटलिस्ट है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, हाइड्रोफोबिसिटी। ठीक है, अब इसके एक्टिव साइट के कुछ कैरेक्टर क्या क्या है, एक हाइड्रोफोबिसिटी, ये हाइड्रोफोबिक होता है। इनिशियल बाइंडिंग सबस्ट्रेट एंड एंजाइम अकर थ्रू ए नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, बट कैटालिटिक साइट इन्वॉल्व्स हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, अटैचमेंट ऑफ अ सबस्ट्रेट विद एन एंजाइम। यहाँ पे जनरली देखा जाता है कि ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन शो करता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर हेटिंग इंटरेक्शन, ये वाटर पसंद नहीं करता, तो हाइड्रोफोबिक नहीं होगा। वाटर क्या करेगा, एक लेयर बना देगा आपके साइड के ऊपर, और आसानी से वो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होंगे वो हाइड्रोफोबिक होंगे, और हाइड्रोफोबिक होंगे तो वाटर वहां पे बाइंड नहीं कर पाएगा, और जब बाइंड नहीं कर पाएगा तो सबस्ट्रेट आसानी से वहां पे बाइंड कर सकता है। तो हाइड्रोफोबिक बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट एट एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इंक्रीज द बाइंडिंग एफिनिटी, और इसीलिए वो बाइंडिंग की एफिनिटी को इंक्रीज कर देता है। अदर देन हाइड्रोफोबिक रिएक्शन देयर आर थ्री अदर मैकेनिज्म लाइक वंडर वाल, हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये सारे इंटरेक्शन भी यहाँ पे लगते हैं, और जिससे ये ईएस कॉम्प्लेक्स बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। तो ये एक्टिव साइट हाइड्रोफोबिक होती है। फ्लेक्सिबिलिटी, ये हाईली फ्लेक्सिबल भी होता है, दे कैन चेंज इट्स कन्फर्मेशन टू मीडिएट द सबस्ट्रेट कन्वर्जन इनटू प्रोडक्ट। तो ये फ्लेक्सिबल भी होता है, हाइड्रोफोबिक भी होता है, कि सबस्ट्रेट आसानी से आए, मतलब जुड़ जाए, और उसके बाद आसानी से उसको हम लोग एडजस्ट कर सकें। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी ये शो करते हैं। फिर रिएक्टिविटी,
पी शो करता है काफी अच्छे से। स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इस रिएक्टिविटी ऑन डिपेंड्स ऑन द वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर। रिएक्टिविटी तो शो करता है, लेकिन इसके ये कई फैक्टर पे डिपेंड करती है कि टेम्परेचर क्या है आपका, पीएच क्या है, एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कितना है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन के साथ ये वेरी करेगा, तो रिएक्टिविटी चेंज हो जाएगी। So enzyme activity is combined with the substrate and thereby reduces the activation energy to further catalyze the reaction. Net charge, ओवरऑल चार्ज कितना होता है? एक्टिव साइड मेनली कंसिस्ट नॉन पोलर, हाइड्रोफोबिक होता है, नॉन पोलर अमीनो एसिड है, विच कैरी नो चार्ज। तो यहाँ पे नो चार्ज या जीरो नेट चार्ज होगा। ओवरऑल चार्ज की बात हो रही है यहाँ पे, जीरो नेट चार्ज होगा। सम एक्टिव साइट्स आल्सो कंसिस्ट पोलर मॉलिक्यूल, लेकिन कहीं कहीं कुछ एंजाइम्स में आपको पोलर अमीनो एसिड मिल जाएगा, विच कैरी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। नेट चार्ज ऑफ द कैटालिटिक साइट्स डिसाइड विच अमीनो एसिड विल बाइंड। और ये नेट चार्ज जो है, ओवरऑल चार्ज, ये जीरो है या पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो ये डिसाइड करेगा कि ये एंजाइम के साथ बाइंड करे, है ना। देयर मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग बिटवीन एक्टिव साइट एंड द सबस्ट्रेट एंड सेम चार्ज ऑन बोथ कैटालिटिक साइट एंड सबस्ट्रेट विल नॉट फॉर्म द ईएस कॉम्प्लेक्स। जब अपोजिट चार्ज होगा, मतलब कि एक नेगेटिव एक्टिव साइट होगा, तो पॉजिटिव सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा। पॉजिटिव एक्टिव साइट हुआ तो वो निगेटिव सबस्ट्रेट के साइड। अगर दोनों में ही चार्ज नहीं हुआ, तो मतलब दोनों ही सेम चार्ज के हुए, तो क्या होगा? वो रिपल्सन शो करेगा। तो इस टाइप से ये चीजें काम करती हैं। नेट चार्ज ओवरऑल ये है। तो व्हाट इज, अब आते हैं, अब आज यहीं तक रखते हैं हम लोग, बाकी हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।